नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और हम बात करने आए हैं आपकी इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अंतिम पाठ पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण के रास्ते। और इस पाठ में हम अब तक जापान के बारे में अपनी चर्चा पूरी कर चुके हैं और जो पिछला वीडियो था उसमें हमने चीन पर अपनी चर्चा प्रारंभ कर दी थी। तो आज हम चीन पर ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज हम चीन के बारे में जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है गणतंत्र की स्थापना यानी एस्टेब्लिशिंग रिपब्लिक। आप जानते हैं कि गणतंत्र का यहां पर मतलब जो है वो है एक लोकतांत्रिक सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। और जो पहले चीन में राजवंश था, मोनार्की थी, राजाओं का शासन था, तो राजाओं को हटा के जनता के द्वारा चुनी गई सरकार की स्थापना चीन में हुई 1911 में, 1911 में। और इसके जो जो हीरो थे इस पूरी आंदोलन के, जिन्होंने रिपब्लिक की स्थापना करवाई चीन में, वो थे सुन यात सेन। तो आज हम उसी रिपब्लिकन गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में जो चीन में बनी 1911 में, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने आए हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए प्रश्न बनता है कि भाई सुन यात सेन कौन थे। उनका एक संक्षिप्त जीवनी, एक संक्षिप्त बात हमें पता होनी चाहिए जीवन के बारे में, और साथ ही उन्होंने क्या 3 सिद्धांत दिए थे अपनी डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक गवर्नमेंट की स्थापना के लिए। तो जहां तक सुन यात सेन की बात है तो हम देख सकते हैं कि 1911 में मांचू साम्राज्य, जो पहले मांचू वंश के लोगों का शासन था, जो राजा थे मांचू डायनेस्टी के लोग, तो 1911 में उनका शासन समाप्त कर दिया गया और जो सन यात सेन है उनके नेतृत्व में गणतंत्र यानी रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई। वे जो सुन यात सेन है वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि आधुनिक चीन के निर्माता या संस्थापक या फाउंडर कौन है, मॉडर्न चाइना के फाउंडर कौन है, तो वो है सुन यात सेन। वे गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन यानी जो ईसाइयों के जो मिशनरी स्कूल होते हैं, तो मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की थी और जहां उनका परिचय लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी और ईसाई धर्म से हुआ। तो उन्होंने भी ईसाई धर्म अपना लिया था क्योंकि वो ईसाइयों के स्कूल, मिशनरी स्कूलों में पढ़े थे। वहीं रहकर उन्होंने देखा था कि पश्चिम में एक जो राज्य करने का तरीका है वो है डेमोक्रेसी और ईसाई धर्म क्या होता है, तो उसी से प्रभावित वो वहां पर उन्हीं मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हुए हो गए थे। इसलिए जब उनके हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने उसे डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक फॉर्म में बनाने की कोशिश की। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। सुन यात सेन डॉक्टर थे, डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, लेकिन वे चीन के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। तो इसलिए वो आंदोलन में जुड़ गए, राजनीति में आ गए और अपनी डॉक्टरी का पेशा छोड़कर वो राजनीति, पॉलिटिक्स में आकर देश को बदलने की कोशिश करने के लिए आंदोलन में शामिल हो गए। उनका जो कार्यक्रम था, जो उनका प्रोग्राम था कि जो वो उन्होंने चीन के लिए जो करना चाहते थे, तो उनके प्रोग्राम जो है वो 3 सिद्धांतों, 3 डॉक्ट्रिन्स या 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। और सुन यात सेन के इन 3 प्रिंसिपल्स को, इन 3 सिद्धांतों को चीनी भाषा में सन मिन चुई के नाम से जाना जाता है। सन मिन चुई। तो ये सन मिन चुई जो था उसमें ये 3 सिद्धांत कौन से थे, ये हम एक एक करके अब देखेंगे और परीक्षा में आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि सुन यात सेन के कार्यक्रम के 3 सिद्धांत कौन से थे, उसके 3 प्रिंसिपल्स कौन से थे। तो आपको चीनी भाषा वाला भी बताना है और फिर एक एक करके उनकी व्याख्या भी करनी है। तो हम कह रहे हैं कि उनका सिद्धांत था सन मिन चुई। सन मिन चुई। तो सन मिन चुई में जो पहला सिद्धांत था यानी सन जो था उसका मतलब था राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म का क्या मतलब था सुन यात सेन की नजरों में?
राष्ट्रवाद का अर्थ था मांचू वंश, जिस राजा की पहले सरकार थे, जो जो राजवंश जिसकी सत्ता थी, वो मांचू वंश, मांचू डायनेस्टी। तो इसका अर्थ था मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, को सत्ता से हटाना और साथ ही साम्राज्यवादियों को हटाना। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सुन यात सेन का जो सन मिन चुई है, 3 सिद्धांत है, उनमें जो पहला सिद्धांत है सन, वो नेशनलिज्म पर बेस्ड है, नेशनलिज्म की बात करता है। और इसका मतलब क्या था कि जो विदेशी डायनेस्टी है जो चीन पर शासन कर रही है, जिसका जो मांचू डायनेस्टी जो थी, उसे विदेशी डायनेस्टी माना जाता था, माना जाता वो असली चीनी नहीं है, बाहर के लोग आए हुए हैं। तो उस मांचू डायनेस्टी, जो विदेशी डायनेस्टी के तो रूप में जनता जिसे देखती थी, उसको अपने देश चीन से भगा देना। और जो दूसरे इंपीरियलिस्ट हैं, जैसे यूरोप के जो इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, उन्होंने भी तो चीन पर कब्जा कर रखा था, तो उनको भी वहां से भगा देना। ये सिद्धांत नेशनलिज्म का सिद्धांत कहलाता था। तो एक तो सन यात सेन सारे विदेशियों को देश से भगा देना चाहते थे, एक तो उनका प्रिंसिपल ये था, सन, जिसे कहते हैं सन, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। अब मिन क्या था? मिन का मतलब था रिपब्लिक या डेमोक्रेसी, यानी अब राजशाही नहीं होगी, कोई राजा नहीं होगा कि राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा, यह सिद्धांत नहीं होगा। अब जनता का चुना हुआ व्यक्ति देश का शासक होगा, वो देश का शासन चलाएगा। तो इस बात को कहा गया मिन, यानी कि रिपब्लिक या डेमोक्रेसी। तो और इसी को कहा गया, इसका मतलब यह हुआ कि चीन में अब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि गणतांत्रिक सरकारें बना करेंगी। तो यह उनका दूसरा सिद्धांत था सन यात सेन का। और जो तीसरा सिद्धांत था वो था चुई, और चुई का मतलब है सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। और समाजवाद का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो कैपिटलिज्म है, जो कैपिटल है, जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी गतिविधियों को रेगुलेट किया जाएगा, उनका नियमन किया जाएगा, और भू स्वामित्व में, लैंड होल्डिंग में, लैंड ओनरशिप में बराबरी लाई जाएगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास तो हजारों एकड़ जमीन है और बहुत सारे लोग बिना किसी जमीन के, सबको बराबर बराबर जमीन का बंटवारा हो, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं उनका रेगुलेशन हो, उन पर सरकार का कंट्रोल हो, इसको सोशलिज्म कहा गया। तो सुन यात सेन सोशलिज्म भी अपने देश चीन में लाना चाहते थे। तो इसका मतलब नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी या रिपब्लिक और सोशलिज्म, उनके ये 3 सिद्धांत थे, और इसी के आधार पर वो चीन का शासन चलाना चाहते थे। उनके प्रोग्राम में ये 3 प्रिंसिपल्स थे। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम अगले इंपॉर्टेंट पहलू पर बात करने चलते हैं, और वो है कि चीन में जो गणतांत्रिक क्रांति हुई, जो डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन हुई सन यात सेन के नेतृत्व में, तो वो क्यों हुई और उसका क्या परिणाम निकला, उसका इंपैक्ट क्या निकला। तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं। इसका आपको प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 246 पर मिलेगा, सेकंड पैराग्राफ में। तो हम ये देखते हैं कि जब 1911 से थोड़ा सा पहले से ही क्या हो रहा था कि चीन की सामाजिक और राजनीतिक हालत डावाडोल बनी रही थी, यानी सोशल और जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी हुई थी, असंतोष था लोगों में। 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। अब ये समझना जरूरी है कि ये युद्धोत्तर यानी कि पोस्ट वॉर पीस कॉन्फ्रेंस क्या थी। आपको पता है कि 1919 में हम देख सकते हैं, या 1918 में हम देख सकते हैं कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसे पोस्ट वॉर पीस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो वहां पर जो निर्णय हुए, उन निर्णयों के विरोध में चीन में असंतोष पैदा हो गया, और उसके खिलाफ धुआंधार विरोध आंदोलन, धुआंधार प्रदर्शन शुरू हो गए।
तो क्यों चीन के लोग इस पीस कॉन्फ्रेंस के निर्णयों से क्यों गुस्सा थे? वो इसलिए गुस्सा थे क्योंकि जो चीन था वो ब्रिटेन के एक सहयोगी के रूप में वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था, और जो ब्रिटेन का जो पक्ष था यानी एलाइड फोर्सेस जो थी वो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत भी गई थी, विजेता भी बन गए थे। लेकिन उस विजय के बावजूद भी जो चीन के इलाके हथिया लिए गए थे, वो चीन के इलाके चीन को वापस नहीं किए गए। इस वजह से चीन के लोग इस पीस कॉन्फ्रेंस से, जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1919 में, उससे नाराज थे और इसके खिलाफ उन्होंने धुआंधार प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि तो इसके बारे में हम तो उसके बाद फिर यह जो विरोध हो रहा था, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो जल्दी ही एक बहुत बड़े मूवमेंट, एक बहुत बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया, परिवर्तित हो गया। यानी अब वो प्रोटेस्ट छोटा मोटा नहीं रहा, बल्कि बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया इसके खिलाफ। इसने एक पूरी पीढ़ी को परंपरा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया और चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की। तो ये जो जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा था, जो मूवमेंट हो रहा था, तो इसमें क्या हुआ? इसमें एक नई जो युवा पीढ़ी थी वो पुरानी परंपराओं पे हमला करने लगे। उसने कहा हम पुरानी बातें नहीं मानेंगे और एक नया चीन बनाएंगे। और नया चीन कैसे बनाएंगे? आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस के बेसिस पर, लोकतंत्र, रिपब्लिक या डेमोक्रेसी के बेसिस पर, और राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म के बेसिस पर। तो इस तरह से हम एक नया चीन बनाएंगे, अब पुरानी बातें नहीं मानेंगे। तो ये सब चीजें चीन में हो रही थी और इन्हीं घटनाओं की वजह से, इसी असंतोष की वजह से सुन यात सेन के नेतृत्व में चीन में डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन या रिपब्लिक रिवॉल्यूशन हुई थी। क्रांतिकारियों ने जो ये सब क्रांतिकारी थे, जो मूवमेंट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और नया चीन बनाना चाह रहे थे, तो इन क्रांतिकारियों ने देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए विदेशियों को भगाने, उनका जो यहां पर इन्होंने कब्जा जमा रखा, विदेशियों ने हमारे सारे संसाधन लूट रहे हैं, इन्हें यहां से भगाया जाए, और असमानताएं हटाने, अमीर गरीब के अंतर को कम करने और गरीबी कम करने का नारा दिया, गरीबों की हालत सुधारने का नारा दिया। तो यानी ये जो क्रांतिकारी थे, जिनका नेता सुन यात सेन थे, वो क्या 3 चीजें चाह रहे थे? विदेशियों को भगाओ जो हमारे देश को लूट रहे हैं, इसके अलावा असमानताएं, अमीर गरीब के बीच की असमानताओं को कम करो, और गरीबी हटाओ यानी गरीबों की हालत को सुधारो। ये इन उद्देश्यों के साथ वो लड़ रहे थे। और उन्होंने अपना आगे का प्रोग्राम भी दिया कि एक जो हमारा देश चीन बनेगा, जिसमें हमारी सरकार होगी, तो उसमें हम क्या क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा, उन क्रांतिकारियों ने कहा कि लेखन में एक ही भाषा का इस्तेमाल किया जाए, अलग अलग भाषा न हो के एक चीनी भाषा का प्रयोग सभी करें, जिससे राष्ट्रवाद बढ़ेगा। इसके अलावा पैरों को बांधने की प्रथा, पहले जो गुलाम होते थे, मजदूर होते थे, स्त्रियां होती थी, उनके पैर बांध के रखे जाते थे, जैसे पशु पक्षियों के, जैसे पशुओं के रखते हैं, पालतू पशु के हम बांध के रखते हैं, भाग ना जाएं, तो ऐसे ही उनके जो गरीब लोगों के जो मजदूर होते थे, श्रमिक होते थे, गुलाम होते थे, उनके मालिक उनके पैर बांध के रखते थे। तो ये बड़ी अमानवीय प्रथा थी। तो उन्होंने कहा पैरों के बांधने की प्रथा खत्म की जाए, औरतों की अधीनस्था को खत्म किया जाए। औरतों की हालत बहुत खराब थी चीन में, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी वहां पर भी, और औरतों को बहुत दबा के रखा जाता था। उनका भाई औरतों के जो इस तरह दबा के रखा जाता है, इनकी जो अधीनता है उसे खत्म किया जाए, और शादी में बराबरी हो, लड़के लड़की को बराबर के अधिकार हो शादी में, और गरीबी खत्म करने के लिए आर्थिक विकास जैसे सुधारों की इन्होंने वकालत की। तो ये सब अच्छे अच्छे प्रोग्राम उन्होंने जनता के सामने रखे कि भाई हम आएंगे सरकार में तो हम लेखन में एक ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे, और पैरों को बांधने जैसी अमानवीय गैर सामाजिक प्रथाएं खत्म करेंगे, महिलाओं को आज़ादी देंगे, शादी में बराबरी का अधिकार देंगे, और देश के विकास के लिए आर्थिक सुधार करेंगे। ये सब उनका प्रोग्राम था इन क्रांतिकारियों का, जिनके नेता सुन यात सेन थे। गणतांत्रिक क्रांति के बाद, यानी जो रिपब्लिक जो हमने देखी कि रिवॉल्यूशन हुई थी, तो गणतांत्रिक क्रांति के बाद
देश में उथल पुथल का एक दौर शुरू हो गया और कुओमिंतांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरता लाने के लिए संघर्षरत दो महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। तो ये उसका परिणाम है उस क्रांति का। तो क्रांति तो कर दी इन सारे क्रांतिकारियों ने, जिनके बड़े बड़े दावे थे कि हम लेखन में एक ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे, पैरों को बांधने की प्रथा करेंगे, औरतों को अधीनस्था खत्म करेंगे, शादी में बराबरी देंगे, गरीबी खत्म करने के लिए आर्थिक विकास करेंगे। तो इन उद्देश्यों के लिए जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे उन्होंने चीन में क्रांतिकारी कर दी। तो उन्होंने क्रांति कर दी। तो यहाँ ये तो था क्रांति के कारण कि भाई इस वजह से क्रांति हुई। और अब हम इस बात देख रहे हैं उसके परिणाम क्या हुए। तो परिणाम ये हुए कि इस क्रांति के बाद चीन में दो मुख्य ताकतवर दल, दो मुख्य पावरफुल पार्टीज उभर के आई। एक था कुओमिंतांग यानी जिसे नेशनल पीपल्स पार्टी कहते थे, जिसके नेता sun Yat-sen थे, और दूसरा था चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी आजकल चीन में सरकार है। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों ही दल अपने अपने हिसाब से चीन को और चीन के लोगों के विकास और उनकी भलाई का काम करने की कोशिश करने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने दावा किया कि हम चीन को अच्छा बनाएंगे, हम चीन को अच्छा बनाएंगे। तो और ये दोनों आपस में लड़ भी गए। कुओमिंतांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आपस में जबरदस्त लड़ाई भी हुई। पहले तो कुओमिंतांग जीत गया तो उसका चीन पर कब्जा रहा, और उसके बाद फिर एक समय आया कि जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और फिर उसका चीन पर कब्जा हो गया, जो आज तक बना हुआ है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि चीन में गणतंत्र क्रांति जो हुई, रिपब्लिक जो रिवॉल्यूशन हुई, तो उसका क्या कारण था, उसका क्या परिणाम था। परिणाम यह निकला कि दो इंपॉर्टेंट दल, पावरफुल दल वहां पर बन गए, एक कुओमिंतांग और दूसरा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। अब हम तीसरी इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, अगली इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, और वो है कि जो कुओमिंतांग था, जिसके बारे में जो sun Yat-sen जिसके नेता थे, तो कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार क्या था, यानी वो उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी का बेसिस क्या था, वो उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी किस चीज पे आधारित थी। तो sun Yat-sen के जो विचार थे वो ही कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। sun Yat-sen के क्या विचार थे आपको पता है, उसके थे सन मिन चुई, यानी नेशनलिज्म, रिपब्लिकनिज्म या डेमोक्रेसी, और उसके बाद सोशलिज्म, ये उनके विचार थे। तो वही तीनों विचार जो sun Yat-sen के विचार थे, वही कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन चार बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति की ये चार बड़ी जरूरतें हैं और हम इनको सभी लोगों को ये सब चीजें देंगे। sun Yat-sen की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे और उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वॉरलॉर्ड्स मतलब जो जमींदार टाइप होते हैं, जिनकी अपनी सेना भी होती है छोटी मोटी, और जिन्होंने चीन के कई हिस्सों पर कब्जा कर रखा था, तो वॉरलॉर्ड्स जो स्थानीय नेता थे जिन्होंने सत्ता छीन ली थी, उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। तो चियांग काई शेक ने वॉरलॉर्ड्स पर नियंत्रण कर लिया, उनको हरा के उनकी जो जागीर थी उस पर भी कब्जा कर लिया। किसने? चियांग काई शेक ने। किनको हराया? वॉरलॉर्ड्स को। तो अपने नियंत्रण में ले लिया और साम्यवादियों को भी खत्म कर डाला। उन्होंने सेकुलर और विवेकपूर्ण, इहीलॉकिक यानी दिस वर्ल्डली, इसी दुनिया से जुड़ी कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की, लेकिन साथ ही राष्ट्र का सैन्यकरण करने की भी कोशिश की। तो जो चियांग काई शेक है, एक तो वो चीन को सेकुलर बनाना चाहते हैं जहां सभी धर्मों को बराबर स्वतंत्रता हो, और विवेकपूर्ण, तर्क बुद्धि पर, रैशनल रीजनिंग पर आधारित लोगों को बनाना चाहते हैं जो समझदार लोग हों, और जो परमात्मा की, स्वर्ग नर्क की बात ना करें, बल्कि इसी दुनिया को सुंदर बनाने के लिए काम करें। दिस वर्ल्डली, इहीलॉकिक, कन्फ्यूशियसवाद। आपको पिछले उसमें कन्फ्यूशियस के बारे में बताया था, वो वहां के फिलोसफर थे चीन में। तो उनके जो सिद्धांत है, उनकी शिक्षाएं, उसे कन्फ्यूशियसवाद यानी कन्फ्यूशियनिज्म कहते हैं।
तो वो इसी दुनिया की बातें करते हैं कि भाई इस दुनिया को ही हमें सुंदर बनाना है, यहां कैसे व्यवहार करना है। तो उसी को चांग काई शेक ने चीन में भी अप्लाई किया। लेकिन साथ ही उन्होंने देश का सैन्यकरण, मिलिटराइजेशन करने की भी कोशिश की, अपनी मजबूत सेना बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि लोगों को एकताबद्ध व्यवहार की प्रवृत्ति और आदत का विकास करना चाहिए। तो उन्होंने चीन के लोगों से मिलजुल कर एक साथ एकजुट होकर रहने का और इस तरह की आदत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा महिलाओं को 4 अच्छे गुण, 4 अच्छी कैरेक्टरिस्टिक अपने में डेवलप करने चाहिए। और वो 4 गुण क्या थे? चेस्टिटी यानी सतित्व, यानी वो अपना पवित्र आचरण रखें, कोई गलत काम, जो अपने परिवार से धोखा देने वाले काम, जो किसी दूसरे मतलब शादीशुदा जिंदगी से बाहर प्रेम करने जैसे जो बातें होती हैं, वो चीजें ना करें। चेस्टिटी यानी सतित्व अपनाएं। महिलाओं के लिए कह रहे हैं चांग काई शेक। तो एक तो महिलाओं को चेस्टिटी अपनानी चाहिए, यानी सतित्व, पवित्र रहना चाहिए। दूसरा, एपियरेंस, अपने रंग रूप का ध्यान रखना चाहिए, अपने को सुंदर बना के रखना चाहिए। स्पीच, अच्छी भाषण देना उनको भी आना चाहिए, अच्छी तरह बात करना आना चाहिए। और वर्क, और अपने घर परिवार का अच्छा काम करना आना चाहिए। ये 4 गुण हर महिला को अपने में विकसित करने चाहिए, ये चांग काई शेक ने महिलाओं के लिए कहा। और उन्होंने लेकिन वो जो थे, ये चाहते थे कि महिलाएं राष्ट्रीय जीवन में, सार्वजनिक जीवन में ना आए, और वो अपने घर परिवार के कामकाज तक ही अपने आप को सीमित रखें, अपने घर परिवार के चौक की देहरी तक ही, अपने घर की सीमा तक ही वो रहे। घर के बाहर के काम तो मर्द करेंगे, और जो औरतें वो घर के कामों तक ही सीमित रहें। ये 4 गुण अपनाएं, 4 गुण विकसित करें, लेकिन घर के अंदर ही रहें, घर के बाहर यानी सार्वजनिक काम, पब्लिक वर्क जो है वो ना करें। और यहां तक कि उन्होंने कपड़ों की किनारियों की लंबाइयां भी प्रस्तावित की। उन्होंने ये भी बताया लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि भाई तुम्हारे कपड़े कैसे होने चाहिए, उसकी किनारी की कितनी लंबाई होनी चाहिए, ड्रेस कोड भी निर्धारित कर रहे हैं। तो ये थे चांग काई शेक। तो ये जो आपसे पूछा था कि जो इसके बारे में कि कॉमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार क्या था, तो इन्हीं सब बातों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है कि इस तरह से ये सब बातें थी। अब हम एक अगली इंपॉर्टेंट बात पर चलते हैं, और वो है कि जो कॉमिंतांग के शासन में चीन की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। चीन की आर्थिक स्थिति कैसी थी जब उस पर कॉमिंतांग का शासन था, यानी पहले सुन यात सेन और फिर चांग काई शेक का शासन था। तो चीन की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? तो अगर हम चीन की इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, तो इसको भी, ये भी पेज नंबर 246 पर है आपका, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें पता चलेंगी। और आपको पता है कि उत्तर पॉइंट वाइज देने होते हैं, नंबर 1 उस आंसर में नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ऐसे करके लिखना। तो कॉमिंतांग का सामाजिक आधार शहरी इलाकों में था। औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था वो धीमा और गिने चुने क्षेत्रों में ही था। शंघाई जैसे शहरों में 1919 में औद्योगिक मजदूर वर्ग उभर रहा था और उनकी संख्या 5 लाख के लगभग थी। लेकिन इनमें से केवल कुछ प्रतिशत मजदूर ही जहाज निर्माण जैसे आधुनिक उद्योगों में काम कर रहे थे। यानी औद्योगिक मजदूर तो बहुत सारे थे, लेकिन जो अच्छे इंडस्ट्री थी जहां पर उनको सुविधा मिल सके, अच्छा वेतन मिल सके, ऐसे जगहों पर केवल थोड़े से मजदूर को काम करने का मौका मिल पाता था। बाकी सब जो मजदूर थे वो ऐसे छोटे मोटे काम कर रहे थे, उनको कोई ज्यादा सुरक्षा और अच्छी सैलरी वगैरह नहीं मिलती थी। ज्यादातर लोग शियाओ शिमिन थे। शियाओ शिमिन क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। शियाओ शिमिन का मतलब होता है नगण्य शहरी, मतलब बहुत आम किस्म के शहरी, आम किस्म के नागरिक जिनका कोई महत्व ना हो, ऐसे लोगों को शियाओ शिमिन कहते थे, नगण्य श्रमिक, नगण्य शहरी। तो ज्यादातर लोग शियाओ शिमिन थे, व्यापारी थे और दुकानदार थे। यानी इस तरह से मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग ही ज्यादा थे उस समय चीन में। शहरी मजदूरों, खासतौर से महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता था, काम करने के घंटे बहुत लंबे थे
और काम करने की परिस्थितियां बहुत खराब थी, वर्किंग कंडीशन बहुत खराब। जैसा आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमने देखा था ना, इंग्लैंड में क्या हालत थी, वो श्रमिकों की बहुत खराब थी, बहुत लंबे समय तक काम करवाया जाता, सैलरी बहुत कम दी जाती थी, वर्किंग कंडीशन भी बहुत खराब थी, अंधेरे बिना हवा के कमरों में काम करना पड़ता था जिससे उनको बीमारियां, तो ऐसी स्थिति चीन में भी थी। जैसे जैसे व्यक्तिवाद बढ़ा, यानी इंडिविजुअलिज्म बढ़ा, तो महिलाओं के अधिकार, परिवार बनाने के तरीके और प्यार मोहब्बत की चर्चा, इन सब विषयों को लेकर सरोकार बढ़ते गए। यानी अब लोग इन सब मुद्दों पर ज्यादा खुलकर जुड़ने लगे और उस पर चर्चा करने लगे, और ये मुद्दे लोगों के लिए महत्वपूर्ण बनते चले गए। तो यही सब बातें आपको बतानी है कि जब चीन की आर्थिक स्थिति का वर्णन आपको करने के लिए कहा जाए। अब और ये इसमें से जो एक आध बातें हैं, जैसे वो महिलाओं की स्थिति की बात की हमने, और प्यार मोहब्बत और महिलाओं के अधिकार, परिवार वाले तरीके, इनको आप सोशल और कल्चरल कंडीशन में भी बता सकते हैं, बताना चाहिए आपको, जब अगला क्वेश्चन हम उसी पर करने जा रहे हैं। तो अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस पर हमें पहलू है जिस पर हमें चर्चा करनी है, वो ये है कि कुओमिंतांग के शासन में चीन में क्या सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, क्या सोशल और कल्चरल चेंज हुए। तो एक तो यही आप बता सकते हो कि महिलाओं के फिर जो जैसे जैसे इंडिविजुअलिज्म बढ़ा, तो महिलाओं के अधिकार, परिवार बनाने के तरीके और प्यार मोहब्बत की जो चर्चा, इन सब विषयों को लेकर सरोकार बढ़ते गए। तो एक तो सोशल और कल्चरल चेंज में ये भी बता सकते हैं, सामाजिक में ये भी बता सकते हैं मजदूरों के बारे में कि उनकी क्या हालत थी, और ये भी बता सकते हो कि शियोशिमेन व्यापारी और दुकानदारी समाज में ज्यादा लोग थे, ये सब आपको बताना है। लेकिन जो असली परिवर्तन हमें देखने हैं वो ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालयों के फैलने से मदद मिली। पहले हमने सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन तो देख ली, पिछले जो क्वेश्चन है उसे सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के रूप में क्वेश्चन आ सकता है कि चीन की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी जब जब कुओमिंतांग का शासन था। तो पहले हमने चीन की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को देखा। अब हम देख रहे हैं कि सोशल कल्चरल चेंजेस क्या क्या हुए। अब हम अगली जो पहलू जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस क्या हुए, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालयों के फैलने से मदद मिली। पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई, 1902 में हुई। पत्रकारिता फली फूली, जो कि इस नई सोच के प्रति आकर्षण का आईना थी। पत्रकारिता का प्रोफेशन काफी फला फूला और लोगों में आधुनिकता लाने का में इसने बड़ा काम किया। शाओ तोआफेन का नाम सबको याद रखना है। शाओ तोआफेन द्वारा संपादित लोकप्रिय लाइफ वीकली इस नई विचारधारा का प्रतिनिधि थी। तो जो शाओ तोआफेन थे वो एक पत्रकार थे और उन्होंने एक पत्रिका निकाली हुई थी लाइफ वीकली। उसमें आधुनिकता के और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के बारे में उसका प्रचार करने का ही काम किया जाता था। लाइफ वीकली उनकी पत्रिका थी और उस पत्रकार का नाम था शाओ तोआफेन। इसने यानी इस लाइफ वीकली पत्रिका ने अपने पाठकों को नए विचारों के साथ ही गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता कमाल अतातुर्क जैसे नेताओं से अवगत कराया। तो लाइफ वीकली पढ़कर चीन के लोगों का दिमाग खुला और उन्हें दूसरे देशों में क्या हो रहा है, भारत में गांधी जी क्या कर रहे हैं, तुर्की में कमाल अतातुर्क क्या कर रहे हैं, इन सब के बारे में भी पता चला। तो उनका भी दिमाग खुला और इसीलिए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन चीन में होते रहे। इसका वितरण 1926 में केवल 2000 प्रतियां थी, जो बढ़कर 1933 में 2 लाख हो गया। यानी पहले केवल जब 1926 में केवल 2000 इसकी कॉपी ही बिकती थी, केवल 2000 लोग ही पढ़ते थे। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ही जल्दी 1933 में 2 लाख लोग 2 लाख कॉपियां बिकने लगी इस लाइफ मैगजीन की, लाइफ वीकली मैगजीन की 2 लाख कॉपियां बिकने लगी। यानी बहुत सारे लोग, चीन के बहुत सारे लोग अब इस लाइफ वीकली मैगजीन को पढ़ने लगे और इसके पढ़ने के कारण ही लोगों में जागरूकता आई, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों के प्रति उनमें रुझान पैदा हुआ, दुनिया के देशों में क्या हो रहा है उसके बारे में पता चला और इसी के अनुसार उन्होंने अपने विचार, अपनी सोच भी बदलनी शुरू कर दी। तो लाइफ वीकली पत्रिका जो महत्वपूर्ण है और इसके जो लेखक थे, जिसके जो पत्रकार थे, संपादक थे, वो थे शाओ तोआफे। अब
जो आखिरी प्रश्न हम इस पर करना देखना चाहेंगे वो ये कि क्वामिंतांग की असफलता के क्या कारण थे। क्वामिंतांग ने बहुत काम किए जिसके जो हमने पढ़े, लेकिन फिर भी वो असफल रही सरकार, तो क्यों, ये भी सवाल आ सकता है एग्जाम में। देश मतलब चीन को एकीकृत करने की अपनी कोशिशों के बावजूद क्वामिंतांग अपने संकीर्ण, अपने नैरो सामाजिक आधार, यानी बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए नहीं थे, इसका सोशल बेस बहुत नैरो था, तो संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि, पॉलिटिकल जो इसका पॉलिटिकल आउटलुक था वो भी बहुत नैरो था और इसका सोशल बेस भी बहुत नैरो था, के चलते असफल हो गया। तो ये दो कारण थे इसके असफल होने के, एक तो सोशल बेस, सामाजिक आधार का बहुत संकुचित होना, और जो उसके पॉलिटिकल व्यू था, पॉलिटिकल आउटलुक था, वो लिमिटेड होना। इन दो कारणों से क्वामिंतांग की सरकार असफल रही। सन यात सेन के कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा, जो उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था उसके कार्यक्रम का, सन यात सेन का पूंजी का नियमन, यानी हम कैपिटल को रेगुलेट करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन की गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे, और भूमि अधिकारों में बराबरी लाना, कि अमीर गरीब के बीच के अंतर को खत्म करेंगे और सबको बराबर बराबर जमीन का बंटवारा करेंगे। ये दो सन यात सेन के कार्यक्रम के दो महत्वपूर्ण हिस्से थे, लेकिन ये दोनों हिस्से कभी अमल में नहीं आ पाए, कभी भी लागू नहीं हो पाए। ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन की गतिविधियों को रेगुलेट किया जा सका, वो अमीर और अमीर बनते चले गए, और ना ही भूमि का बंटवारा बराबर कभी हो पाया। जो अमीर, जिनके पास पहले जमीन ज्यादा थी उनके पास जमीन ज्यादा ही रही, जिनके पास कम थी वो कम ही रही। तो ये दोनों कार्यक्रम सफल नहीं हो पाए और इसी वजह से क्वामिंतांग भी असफल हो गया। और ये दोनों कार्यक्रम अमल क्यों नहीं हो पाए, यानी जमीन का बराबर बंटवारा और बिजनेसमैन पर रेगुलेशन करना, ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि पार्टी ने, यानी क्वामिंतांग पार्टी ने किसानों और बढ़ती सामाजिक असमानता की अनदेखी की थी। इसने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया था। तो इसने तानाशाही अपनाने की कोशिश की थी, लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए ये क्वामिंतांग जो है वो असफल हो गया। तो इस तरह से आपने क्वामिंतांग के बारे में और सन यात सेन, चियांग काई शेक, रिपब्लिक गवर्नमेंट, इन सब के बारे में आज चर्चा पूरी की। पेज नंबर 247 पर आपको एक नीले रंग का बॉक्स दे रखा है और इस पर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। यह है बक क्लेटन के बारे में, कि बक क्लेटन कौन था और चीनी उससे क्यों प्रभावित थे। बक क्लेटन एक अश्वेत, एक काला अमेरिकी नागरिक था, और अमेरिका में उसके काले होने की वजह से उसके साथ अपमान होता था, उसके साथ असमानता, भेदभाव होता था। उसने कोर्ट में जाकर अपने खिलाफ होने वाले जो असमानता है, भेदभाव, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसमें वो सफल भी हुआ था। तो उसकी इस लड़ाई की सफलता से देखकर, जो वो चीन में रहता था, जो था तो वो अमेरिकी व्यक्ति बक क्लेटन, लेकिन वो चीन में रहता था, तो उसकी इस लड़ाई की सफलता को देखकर, कि उसने अपने खिलाफ भेदभाव के खिलाफ सफलता प्राप्त की और अपने खिलाफ भेदभाव को रोकने की कोशिश की, तो उसकी इस सफलता से चीनी लोग बहुत उससे प्रभावित थे और वो उसे अपना आदर्श, अपना हीरो मानने लगे, क्योंकि चीनी लोगों के भी साथ यही सब हो रहा था। उनके ऊपर भी, उनके साथ भी प्रताड़ना हो रही थी, उनके साथ भी अत्याचार हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि एक बक क्लेटन नाम के व्यक्ति ने अपने खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ सफलता प्राप्त की है, तो ये हमारा हीरो है, हम भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए वो वहां सफल था। और बक क्लेटन ने चीनियों की दारुण दशा का, उनकी जो डिप्लोरेबल इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन थी, उसके बारे में काफी लिखा है, कि उनको कितना मेहनत से काम करना पड़ता था, कितना कम वेतन मिलता था, कैसे बुरी हालत में वो रहते थे। आपको फोटो भी दिखाई दे रहा है 247 के इसी बॉक्स में, एक चीनी जो व्यक्ति है वो कैसे हाथ से रिक्शा खींच रहा है। तो उसने बताया बक क्लेटन ने, कि उन्हें इतना भार, इतना बोझ ढोना पड़ता था, जो अमेरिका में कोई मशीन नहीं ढो सकती है, यहाँ पर चीनी मजदूरों को वो बोझ ढोना पड़ता था, तो उनकी हालत बहुत खराब थी। तो ये बॉक्स भी आपको ध्यान से पढ़ना, इस पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और इसके नीचे पेज नंबर 247 पर एक चित्र भी दे रखा है, जिसमें दिखा रखा है महंगाई कैसे बढ़ती जा रही है। 1937 में 1 रुपए से, यानी चीनी रुपए से
एक बैल की जोड़ी आ जाती थी। जबकि फिर 1939 में महंगाई बढ़ गई तो केवल एक सूअर आता है। फिर 1941 में उसी 1 रुपए से केवल आटे की बोरी आ पाती है। फिर उसी 1 रुपए से 1943 में केवल एक मुर्गी आ पा रही है। फिर उसी 1 रुपए से 1945 में केवल एक अंडा, 2 अंडे आ पा रहे हैं। फिर 1947 में उसी 1 रुपए से केवल कोयले का एक टुकड़ा ही आ पा रहा है। और फिर 1949 में उसी 1 रुपए से केवल कागज का एक पन्ना ही मिल पा रहा है। यानी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ये इस बात को दिखा रहा है, इसी वजह से लोगों में असंतोष है। तो आज हम अपनी चर्चा यही समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में अगली खंड पर बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।